थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स क्या है, वो जो मेंटल जो मसल फटीग रहती है, जो आपके मसल्स में क्रैम्प्स पेन रहता है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर अलग तरह के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर फिर हमारी जो इंस्ट्रक्टर टीम रहती है, जो ट्रेनर्स रहते हैं, वो नए नए चैलेंजेस इस तरीके से लाते हैं कि नाइट में लेट छोड़ेंगे, लेट छोड़ने के बाद नाइट चेक रोल कॉल हो जाएगी यार। चेक रोल कॉल में फिर अलग तरीके का पनिशमेंट चलती है वहां पे। मान लो आपको 8-9 बजे छोड़ा और उसके बाद 11 बजे आके फिर से विसल मार दी, आपको जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके अपना पहुंचना है। जय हिंद टू एवरीवन। तो ये थे हमारे राजन आस्था सर, जो कि करंटली सर्विंग है सशस्त्र सीमा बल में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, जिनका हमने कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्टिव वीडियो किया था। और बिकॉज आपका इतना लव एंड सपोर्ट हमें मिला इस वीडियो के ऊपर, नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो, जिसमें हम लोग एक और पर्सनालिटी के साथ आपकी इंटरेक्शन कराएंगे, जिनका नाम है BS चंद्रा सर, जो कि अगेन करंटली सर्विंग है इन दी सशस्त्र सीमा बल एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि ज्वाइन कीजिएगा इस सेशन को और कुछ ना कुछ ज़बरदस्त सीख के जाइएगा और अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद टू एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का जो दिन है मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल दिन है और मैं मेक श्योर करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका भी दिन और आपकी भी नॉलेज बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसका रीजन यही है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के अंदर एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटरेक्शन होने वाली है, 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन होने वाली है। एंड इस इंटरेक्शन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो एग्जैक्टली क्या करता है। आपका जो रिस्पॉन्स हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हमने सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट राजन आस्था सर के साथ बात की थी, तो वो रिस्पांस देख के, वो जबरदस्त रिस्पांस देख के हम दोबारा से मोटिवेट हो चुके हैं और आपके लिए ये इंटरेक्शन भी उसी रिदम, उसी पैटर्न के अंदर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूं। सर का नाम है BS चंद्रा सर एंड ही इज करंटली सर्विंग एज अ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सशस्त्र सीमा बल। वेलकम यू सर। थैंक यू अतुल। सर शुरुआत करते हैं और मेरा जो पहला सवाल है वो एक्चुअली सवाल नहीं है, आपसे मेरी पहले भी बात हुई है। तो उस बात के अंदर जब आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ मेरे दिल पे एकदम से हिट कर गई। वो चीज़ क्या थी कि ही सेड कि मेरे जो फादर हैं, ही इज़ करंटली सर्विंग एज अ हेड कांस्टेबल इन द स्टेट पुलिस। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हेन यू गॉट टू नो दैट मेरा जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में चुनाव हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, और जब ये चीज़ आपने अपने फादर को बताई तो उनका जो एक्सपीरियंस था या उनके जो इमोशंस थे, थोड़ा सा उसको बताइए ताकि स्टूडेंट रिलेट कर पाए कि कितनी बड़ी चीज़ होती है और इससे क्या क्या पेरेंट्स जो होते हैं वो कैसा फील करते हैं आफ्टर गेटिंग दिस। ये जून 30 को 2018 आई गेस, जून 30 2018 उस दिन शायद रिजल्ट आया था एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे। एक्चुअली आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज किसी भी चीज़ में इतना वर्क हो नहीं पा रहा था मेरा लग, तो उस टाइम पे आई वॉज लाइक लिटिल बिट डिप्रेस्ड बिकॉज आई कुड नॉट मेक इट टू 2017 CSC अटेम्प्ट। वो फाइनल लिस्ट में नहीं था मेरा नाम, सो आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस्ड। एंड उसी टाइम पे व्हेन आई गॉट दिस रैंक, आई सेक्योर्ड 107। उस टाइम पे वैसे भी सीट्स बहुत कम थे, सो आई वॉज होपफुल बट आई वॉज नॉट श्योर। तो 107 रैंक आया था and I felt happy, and at the same time my father was also happy, but he was little bit disappointed at that point of time because of my repeated failures in CSC. So however he felt happy for that at that point of time. Okay. And right now he is more happy because once I have entered into the service and he's watching me doing some work, and so for that reason he is happy right now. Okay. तो सर कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपने की थी, एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ फेलियर्स और सक्सेस जो मिलती रही आपको, इसके बारे में। Till 10th I have studied in Warangal, and उसके बाद मैं हैदराबाद गया था अपना JEE प्रिपरेशन के लिए। सो वहाँ पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे जल्दी से फ्रीडम आ गया, तो सो आई हैव काइंड ऑफ मिसयूज्ड माय फ्रीडम।
सो इसीलिए एंड आई हैड टू अपीयर फॉर जेई अगेन. सो 1 year फिर से ब्रेक लेके मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में है. आई हैव क्लियर्ड जेई एंड आई हैव गॉट इनटू IIT गुवाहाटी. आई हैव परस्यूड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई पास्ड आउट इन 2014. उसके बाद मैं सीधा दिल्ली आ गया फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, क्योंकि बचपन से ही आई वॉच माई फादर वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म एंड वी यूज टू हैव दिस नॉर्मल डिस्कशंस अबाउट द सर्विसेज एंड माई फादर हैज़ मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दैट. एंड उसके बाद यहाँ पे आ गया. जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैवंट अपीयर्ड फॉर एनी प्लेसमेंट इंटरव्यूज और सच. तो सीधा मैं यहाँ पे आ गया एंड आई हैव प्रिपेयर्ड. I've started preparing for civil services, and at the same while I was preparing, I got to know about CAPF as well, and I thought it as a plan B. Yes. To be frank, and 3 attempt होने के बाद I could not secure a seat in civil services. And at the same time in 2017 attempt, so 2018 में इसका result भी आ गया था, and I've got selected. And उसके बाद 2019 में I have joined. 2019 August. This August 5th, I'll complete 3 years of my service in SSB. Perfect, sir. Sir, तो अब now we talk about the process में आपने civil services का primarily you prepare, right? तो civil services के अलावा आपने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सोचा कि चलो मैं CAPF का भी दे ही रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ. वी आर टारगेटिंग दोज ऑडियंस जो सिविल सर्विसेज की अभी प्रिपरेशन कर रही है और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर CAPF का सिलेक्शन करना है तो वो कर सकती है इस आपके एडवाइस से. फर्स्ट थिंग, जो भी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए जितना सिलेबस CAPF में इट्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग. जैसे CAPF में पेपर 1 इट कंसिस्ट ऑफ 125 क्वेश्चंस, 100 जनरल स्टडीज़ के होंगे और 25 एप्टीट्यूड का होगा. एंड सिमिलरली सिविल सर्विस में भी पेपर 1 में एंटायर थिंग इज जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 2 इज़ फॉर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. सेम वहाँ पे भी ये है. सो जैसे आप सिविल सर्विस जैसे प्रिपरेशन करते हैं ना, लाइक रीडिंग ऑफ NCERTs, चेकिंग फॉर करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है. तो फिर वॉट एवर द मटीरियल्स दैट वी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, most of the materials like studying in basics, that is from NCERTs, going through current affairs, writing essays. Okay, we have in paper 2 we have to write against, we have to write for and against in one section, and we have to and we have to write Prezi writing. Yes. And the normal basics in English, like converting passive to active, all these things. So apart from the civil services part, I used to refer to some English textbooks as well, English grammar books, so that I was about to make sure that I'll not make any mistakes in those parts. Okay. Because this will be kind of objective. आपको essay में 20 नंबर का essay है, तो even though you write an excellent essay, you will not score more than 12 or 14 marks. यहाँ पे आपको अगर सही रहेगा तो 1 mark, अगर गलत रहेगा तो 0. So where you have more scope to score marks in paper 2, at least in the English grammatical aspect. तो so वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा था उसके लिए. एंड आई सेक्यूर्ड मोर मार्क्स इन पेपर 1. पेपर 1 आपको बार बार टेस्ट सीरीज, जो इसके लिए टेस्ट सीरीज होता है ना, उसमें आपको बार बार करना होता है. लाइक यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 30 to 35 पेपर्स, सो दैट यू विल बी यूज टू दैट. टेम्परामेंट, एग्जाम yes, you by practicing it more, आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाए कि मतलब फर्स्ट 45 मिनट्स में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में क्या करना है, लास्ट हाफ एन आवर में क्या करना है, मुझे कब OMR में मार्क करनी है. सो एवरीथिंग इट गेट्स सॉर्टेड. आपको एक डिसिप्लिन आ जाएगा आपका प्रिपरेशन में व्हेन यू डू मोर नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट. ओके, राइट. तो जो अल्टीमेटली सर ने कहा, टैकल द ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में इधर यू नो और नॉट. यस, एंड उसमें एक्चुअली हम लोग उसको स्पेशली प्रिपेयर नहीं करते ना नॉर्मली. हाँ जी. तो फिर एक्चुअली वहाँ पे आपको 20 to 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, हाँ यस 25 मार्क्स. सो 25 मार्क्स आपको शू शॉट हो जाएगा इफ यू प्रिपेयर प्रॉपरली. 15 to 20 मार्क्स आर इन योर हैंड. यस. सो एंड सेकेंड थिंग इज अटेम्प्ट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, ताकि वो एग्जाम टेम्परामेंट आपका बन जाए. और ठीक है सर, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने फिजिकल मेडिकल भी क्वालिफाई किया. फिजिकल मेडिकल में क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत है? क्योंकि ज़्यादातर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने में. फिजिकल में एटलीस्ट सी
even though you're not preparing for CAPF, it's better to remain fit all the time. आप किसी भी प्रिपरेशन करो या ना करो, किसी भी फील्ड में हो, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन यू हैव टू मेंटेन अ बेसिक फिटनेस. वो अगर आप मेंटेन कर रहे हैं ना, तो फिर फिजिकल में जैसे 3 मिनट 45 सेकेंड्स में यू हैव टू रन फॉर 800 मीटर्स. सो आई थिंक दैट्स अ डूएबल थिंग इफ यू आर normally fit. I'm not asking you to run for a marathon, but if you are normally fit, by just practicing, you can run within the limit, time limit. That is 3 minutes 45 seconds. And बाकी short put, long jump. ये सब तो if you are decently fit, ये सब चीज़ें हो जाएंगी. हो जाती. ओके. एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन सा था, थोड़ा सा आप वो मेमोरीज थोड़ी सी रिकॉल कर सकते हैं, बिकॉज अभी नेक्स्ट मंथ से CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेटिंग कि नेक्स्ट मंथ से हमारा कुछ कॉल वॉल आएगा इंटरव्यू से, दे विल बी अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. सो एनी टिप्स स्पेसिफिकली टू दोज एस्पिरेंट्स? If I am correct, it was बसी सर. बसी सर ने इंटरव्यू लिया था. एंड यूजुअली personality test में, even I appear for civil services, right? So at least I can draw a distinction. Most of the times I didn't find any distinction between CAPF interview and civil services interview. Basically it is a personality test. So even though we say it as interview, but it's a personality test. वहाँ पे actually सच पे आपको 25-30 minutes में they try to assess your personality. That is what it means. उस time पे they won't go into too technical questions. ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते नहीं है. जैसे हम लोगों का डैफ जो होता है ना, उसी से बहुत सारे सवाल निकलते हैं. जैसे मेरे इंटरव्यू में जैसे पूछा था, सिंस आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रियल लाइफ एस्पेक्ट्स वो पूछे थे. और हैदराबाद के बारे में पूछे थे. मेरा कॉलेज गुवाहाटी में था, सो देयर वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. एंड सिंस माय फादर इज़ इन स्टेट पुलिस, so some aspects are related to police. So whatever the questions that they have asked, it was entirely from my DAF. And DAF से जो सवाल पूछे गए और उसका जो जवाब हम लोग देंगे, उस जवाब से फिर से कुछ और questions उभर के आएंगे. So आप एक बार आपका DAF जो है ना, उसको मतलब every time you ask something from your DAF, DAF से ही आपको सवाल निकालना पड़ेगा. So if you properly sit and work out, आपको at least 100 to 150 questions उसी से आ जाएंगे. आपका प्लेस, अगर आपका जैसे प्लेस ऑफ बर्थ से ही आपका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है, या भी प्रेजेंट रिलेवेंस कुछ हो सकता है. सो उसमें से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं. इट्स बिकॉज सिंस यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड यू आर लिविंग एट सम प्लेस, उस प्लेस का भी अगर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना. सो इन दैट वे दे चेक. तो सर, इंटरव्यू देने के बाद आपको लग रहा था कि इस बार तो इंटरव्यू मैंने अच्छा दिया है और हो जाएगा काम? यस. मतलब आपको बाहर आने के बाद यू जस्ट हैव ए फील एंड यू गेट अ वाइब. वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही होता है. इफ़ यू फील कि मतलब सब कुछ ठीक लगा है ना, तो यू विल डेफिनेटली गेट अबव एवरेज स्कोर. डेफिनेटली. सो एक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसी के बीच में, दैट सर हम लोग फ्री में मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर दी CAPF AC अपेयरिंग स्टूडेंट्स 2021 वाले. तो वी वेलकम यू ऑल कि आप जो हमारा डिफेंस अड्डा का जो फ्री सर्विस है आप उसको लीजिए. और ऑब्वियसली कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह ट्राई कर लीजिए. मॉक सेशंस ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आइडिया मिलेगा. तो वी इनवाइट यू ऑल कि आप आइए और डेफिनेटली वो मॉक सेशंस ज़रूर लीजिए. एंड इसके अलावा सर, मैं अब जैसे इंटरव्यू आपने दे दिया, उसके बाद आपने मेरिट आपका इन हो गया, उसके बाद कैसे कुछ लाइफ चेंज हुई या वैसे ही नॉर्मल चल रहा था सब कुछ ठीक? जब तक ज्वाइन नहीं हुआ ना, तब तक कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा. नॉर्मल एस्पिरेंट लाइफ. उस ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट वीक 0 वीक होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली SSB's अकेडमी, वो 2012 उत्तराखंड फ्लड्स में इट वाज डैमेज्ड एक्चुअली. सो दैट इज द रीजन आवर अकेडमी गॉट शिफ्टेड टू भोपाल. सो भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, बट इट्स नॉट कंप्लीट. तो उस टाइम पे वी हैड लिटिल बिट इश्यूज, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज स्मूथ. उसके बाद एकेडमी में वहाँ पे लाइफ चेंज हो गया डेफिनेटली, बिकॉज एस्पिरेंट लाइफ ऐसा होता है कि यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन वहाँ पे. बट वहाँ पे देयर इज समवन हु इज मॉनिटरिंग यू
and they'll always try to put you in line. Yes. Like yes, Ustad, CHM. Yes. तो सुबह सुबह 5:30 बजे वी हैव टू गैदर, फॉल इन बोलते हैं उसको, हम लोग को फॉल इन होना है हॉस्टल के सामने 5:30 को, एंड द कोर्स सीनियर विल मार्च अस टू द प्ले ग्राउंड, पीटी ग्राउंड. वहाँ पे 6:30 तक हम लोग को पहुँचना है, एंड बाय 6:30 आर ट्रेनिंग बिगिन्स, द डे बिगिन्स. नॉर्मल पीटी वगैरह होती थी पीटी, हाँ स्टार्टिंग में पीटी होती है, लाइक राइट फ्रॉम डे वन आपको पीटी होती है, राइट फ्रॉम डे वन. तो पीटी के बाद ड्रिल होता था, दे यूज्ड टू गिव अस लाइक हाफ एन आवर ब्रेक. उस टाइम में, उसी टाइम में भाग के हॉस्टल भाग के यूनिफॉर्म चेंज करके, सुबह मॉर्निंग पीटी यूनिफॉर्म होता था, वाइट एंड वाइट, एवरीथिंग वाइट. यस. तो एंड इवन दे यूज्ड टू चेक आवर हैंडकरचीफ्स, वो भी वाइट होना चाहिए, वो भी वाइट होना चाहिए, और वो भी एक तरीके से फोल्ड होना चाहिए, और वो भी पूरा एकदम वाइट होना White चाहिए, होना उसमें चाहिए, दाग नहीं होना दाग चाहिए. नहीं होना चाहिए. एडिडास का होता है पूरा ब्रांड ऐसा हाँ, कुछ था? लाइक मतलब द वेयर टी शर्ट, शॉर्ट या जो भी है वो सब एडिडास का ही होता है, बट एवरीथिंग वाइट एंड वाइट, आई वुड से. उसके बाद ड्रिल खाकी में होता है, एंड 45 मिनट्स के लिए होता है. कभी कभी स्टार्टिंग में तो 2 पीरियड्स होते थे, लाइक 1.5 आवर विथ 5 to 10 मिनट्स गैप. और उसके बाद इंडोर क्लासेस होते हैं, like we'll be dealing with SSB Act and rules, because we have our own GFCs, like we have our own force codes. So we have to have a good knowledge about SSB Act and rules. And जैसे फॉरेस्ट एक्ट में हमारा क्या पावर्स है, SSB को क्या पावर्स दिया हुआ है, NDPS एक्ट में, IPC CRPC में क्या क्या सेक्शंस हम लोगों के लिए रेलेवेंट हैं, वो हम लोगों को पढ़ाते थे. सो इंडोर में वो सब हो गया, एंड इंडोर के बाद लंच होगा. मतलब लंच किस टाइम पे होगा? 1 o'clock, 1 to 3. ओके. तो 6 बजे से आपका पीटी, 6 till 8 till 10 o'clock. हाँ, 10 o'clock, और मतलब 8:30 को ब्रेक हो जाता है फॉर ब्रेकफास्ट, 8:30 to 10, और 10 बजे से 1 बजे तक इंडोर क्लास है. 1 बजे फ्री हो जाएंगे तो फिर 3 बजे फिर से वेपन क्लास शुरू हो जाएगा, वेपन क्लास. सो 1.5 आवर वेपन क्लास हो जाता है, एंड उसके बाद हाफ एन आवर ब्रेक, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स, या आपको हॉर्स राइडिंग होता है, नहीं तो कार ड्राइविंग सिखाते हैं, स्विमिंग या अनआर्म्ड कॉम्बैट, ऐसे मतलब अदर एक्टिविटीज़ हो जाते हैं. वो बाई 6:30 वो ख़त्म हो जाएगी, एंड बाई 7:30 रोल कॉल, इवनिंग रोल कॉल एक होगा, जहाँ पे इवनिंग रोल कॉल हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस. फोर्सेस में, हर फोर्सेस में आपको शाम का रोल कॉल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉट एवर द थिंग्स दैट हैव बीन डन फॉर द एंटायर डे, उसका बात करेंगे, और किसको जो भी प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे, और अगले दिन का शेड्यूल भी उस शाम को बता दिया जाएगा, और नेक्स्ट डे का फॉल इन टाइम भी दिया जाएगा. इवन दो everyone knows that by 5:30 we have to stand in front of the hostel, but still we'll be given a specific instruction कि सुबह 5:30 बजे यहाँ पे fall in. Then afterwards we'll have our dinner, and we'll starting डिनर का कुछ ड्रेस कोड है? हाँ, yes, we have to appear, we have to go in formals. तो रोल कॉल का यूनिफॉर्म जो होता है ना, वही यूनिफॉर्म जो हम लोग सूट्स पहनते हैं शाम को, तो उसी सूट में हम लोग ऑफिसर्स में चले जाते हैं. राइट. तो सर पूरे दिन के अंदर कितनी ड्रेसेस आप लोग चेंज करते हैं? नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. इट इज़ नॉट कि ड्रेस चेंज करने का कुछ आपको ऐसा कुछ फैशन दिखा रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट द ड्रामा. इट इज़ मोर अबाउट द ड्रेस कोड एंड द डिसिप्लिन एंड द यूनिफॉर्मिटी. राइट सर? यस, एब्सोल्युटली. सो पीटी, ड्रिल, इंडोर में खाकी, वेपन क्लास में कैमो, और उसका शाम को पीटी ड्रेस होगी, एंड उसके बाद रोल कॉल यूनिफॉर्म. तो 6 हो गए, 6 यूनिफॉर्म एटलीस्ट. एंड कभी कभार ये भी हो जाता है कि 1 minute ड्रिल भी होता है, लाइक विद इन 1 minute यू हैव टू चेंज योर यूनिफॉर्म एंड गेट इनटू सम अदर यूनिफॉर्म व्हिच इज बीइंग आस्क्ड. राइट. तो सर पूरा दिन आपने बता दिया. इसमें मुझे मैंने बाकी एस्पिरेंट से या बाकी टॉपर से या बाकी लोगों से बात की है, दे से कि बहुत ही वो होती है, अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द स्केड्यूल. राइट. कुछ भी किसी भी टाइम पे हो जाएगा, आधी रात को बुला लेंगे वो लोग. कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि ऐसा ऐसा हो गया और आउटकम का पता ही नहीं चला कि क्या आउटकम निकला इसका, और वो सारी चीज़ें, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं? ऐसा इंसिडेंट तो फिर एक दिन ऐसे ही सुबह पीटी के लिए बुलाए थे, तो फिर रगड़ा शुरू हो गई कुछ और काम के लिए. ओके. तो दैट वाज अनसर्टेन, कंप्लीट अनसर्टेन. वो 1.5 आवर चला था ऐसे ही.
सो जस्ट टू मेक यू मेंटली स्ट्रांगर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हम लोगों को ये सोचते हैं कि मतलब सब कुछ एक प्लान्ड तरीके से चल रहा है तो वी ऑलरेडी प्रिपेयर आवर माइंड, बट वैसा होने से ना बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वी हैव टू फेस टू मेनी अनसर्टेनिटीज। यस, कहीं पे भी रहे हम लोगों का मतलब जो काम वर्क नेचर ऐसा है On कि ground. नथिंग इज सर्टेन, सर्टेन, यस, so you may have something today and you may not have the same resource tomorrow, so उस टाइम पे भी आपको काम करना होता है, करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए we are made to get used to it. तो सर कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपके उस्ताद ने एकदम से उठा दिया और सभी को रगड़ा दे दिया, कुछ कहीं भेज दिया, कहीं कुछ IMA के अंदर अलग ट्रेडिशन है? yes, ये जंगल काम में ज़्यादा होता है वैसे। जंगल काम में ऐसा होता है कि till 11 o'clock you are made to practice briefing, ऑपरेशनल ब्रीफिंग आपको प्रैक्टिस करने देते हैं, एंड एट अराउंड 11 o'clock आपको बोल लेते हैं कि सो जाइए, ठीक है, सुबह कुछ कर लेते हैं, सुबह ऑपरेशन कर लेते हैं। अचानक से 1 बजे या 12:30 बजे ही मतलब सीटी फूक लेंगे, एंड सबको उठ के विदिन 10-15 मिनट्स में आपको फॉल इन होना पड़ता है, एंड देन समवन हैज़ टू ब्रीफ अगेन एंड बोल देंगे कि ये ऑपरेशन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो फिर पूरा रात बाहर निकल पड़े, अभी बस सुबह पता नहीं कब ये ऑपरेशन, मतलब हमारा जो भी डेमो, इट वाज अ डेमो, बट स्टिल वी फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली उस समय में। सो हम लोग को सुबह 6 बजे 7 बजे तक ऐसे हम लोगों को घुमाते थे कि कैसे करना है ऑपरेशंस। सो सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ जाते हैं, वैसे मतलब अचानक से लाइक वी वर टोल्ड कि मतलब सुबह कहीं पे चले जाएंगे, और अचानक से रात को 1-1:30 बजे बुला लिए। ओके, तो सर जैसे आपका जो है कितने महीने की ट्रेनिंग थी वैसे? 52 वीक्स का ट्रेनिंग है, 52 एंड वीक्स प्लस 8 वीक्स ऑफ कमांडो। ओके, तो इसके अंदर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, बिकॉज योर बैकग्राउंड वाज सिविल सर्विसेज, राइट? तो अब सिविल सर्विसेज का जो बच्चा है वो अब इस फौज के अंदर आ गया है, इवन दो यू हैड आइडिया कि यू हैड वेरी क्लियर कट कि मुझे यूनिफॉर्म भी चाहिए, है ना? तो वो मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा था आपके लिए, कौन सा पार्ट था आपकी ट्रेनिंग का जिसमें आपको लगा कि अब तो मुझे गिव अप करना है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी? डिसिप्लिन, दे विल मेक यू फॉलो ऑल द ऑर्डर्स। हम लोगों को इतना आदत नहीं होता ना, बीइंग ए सिविलियन वी इग्नोर मेनी थिंग्स इन लाइफ, वहाँ पे यू कांट टेक दैट चांस टू इग्नोर। सो वहाँ पे यू फील लाइक यू फील लाइक कंजेस्टेड, क्योंकि बट दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, बिकॉज एन ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर, so you have to follow. That is what differentiates a person in uniform from a civilian. So वो चीज़ें आपको ज़्यादा ही स्टार्टिंग, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग फेज में ना, वो बहुत दिक्कत करती है चीज़ें, बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है वो चीज़ें आदत में डालने के लिए। यू नीड टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो उस टाइम पे लग रहा था कि यार सच में बहुत दिक्कत वगैरह, हाँ। देन उसके बाद आपको लग जाएगा कि मतलब दिस इज़ व्हाट द जॉब रिक्वायर्स, इट वाज योर चॉइस, राइट? सो आप अगर इसमें आ गए तो देन यू हैव टू बेयर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो बाद में व्हेन यू कमांड, अभी तो ये ट्रेनिंग है, वंस आफ्टर दिस ट्रेनिंग you will be commanding a 137 a company which consists of 137 people and at least 90 people operationally. 137 people will be on record, but कुछ लोग छुट्टी भी जाएंगे, but operationally you will have 80 to 90 people under your command. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर आपके नीचे 90 लोगों को कैसे डिसिप्लिन कर पाएंगे? So that was a thought and we got used to it. Tough schedules है फिर भी। So back in the mind तो obviously training में यही चलता है कि I am an officer and I have to act like an officer, act and perform on the ground. मेरे को तो जवानों की मतलब I have to take care of my men. तो उस सिचुएशन में आपके अंदर वैसे ही आ जाता है कि करना तो पड़ेगा, I have to lead from the front. और वहाँ पे you cannot do 19-20, right sir? जैसे हम लोग मान लो हम लोग असाइनमेंट्स करते कॉलेज में, तो फिर हम लोगों को ये दिमाग में ये रहता है कि चलो अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और तो कर लेगा, मैं कॉपी कर लूँगा। बट यहाँ पे ना देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर, मतलब लुक अराउंड। आप वहीं पे रहेंगे और सारे मतलब 90 हेड्स विल बी लुकिंग एट यू। अब डिसीजन क्या लेंगे साहब, वॉट एवर द डिसीजन और वॉट एवर द ऑर्डर दैट यू पास, दे एग्जीक्यूट इट। उस टाइम पे आपको किसी से मतलब पूछ के कुछ करने के लिए कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे सिर्फ आपका डिसीजन लेना एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर डिसीजन यू मेक।
एंड ऑब्वियसली सर आप बात कर रहे हैं ऑपरेशनल मैन की, 90 लोग आपके अंडर काम करते हैं, दे आर मैन इन यूनिफॉर्म, राइट, एंड पता नहीं कितने सालों की उनकी सर्विसेज हो चुकी होती है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर लेवल ऑल कम्स अंडर योर कमांड। माई फादर एज इज 55। वैसे 55 के मेरे हमारे कंपनीज में, हमारे सिस्टम में ए से रैंक के होते हैं, एंड वेन एवर आई लुक एट देम दे रिमाइंड मी ऑफ माई फादर, क्योंकि वो भी मतलब कहीं पे भी ऐसे ही काम कर रहे होंगे वो भी। तो लाइक दे हैव पुट इन लाइक 30-35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यस, और उस सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वो करना पड़ता है, एंड देन ओनली पीपल रिस्पेक्ट। यस 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 यस, आपको रिस्पेक्ट इन माय ओपिनियन दो चीज़ से आता है। एक चीज़ तो आपका डोमेन नॉलेज वहाँ पे एक होनी चाहिए, एंड द सेकेंड इज योर बिहेवियर, द वे यू बिहेव विथ योर सबऑर्डिनेट्स। डेफिनेटली हमारा सुपीरियर से तो ऑलवेज वी टॉक विद रिस्पेक्ट, देयर इज नो डाउट, बट सबऑर्डिनेट से जो हम लोग बात करते हैं ना, दैट शुड बी मोर ह्यूमन। जो काम अपने जगह पे, वेयर वी हैव टू बी डिसिप्लिन, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी मोर ह्यूमन टुवर्ड्स देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ओके, सो सर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, वैसे जो एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, थोड़ा सा फैंटेसी वाली बातें करते हैं, जैसे जो ग्लोरीफाई की जाती है कि सर सैलरी कितनी मिलती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पर मंथ? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग योर बेसिक इज लाइक 56,100। उसके साथ में उस टाइम पे बहुत कम अलाउंसेस ही मिलते हैं, लाइक डीए मिलता है आपको, रेशन मनी अलाउंस मिलता है, सो आपका एनपीएस और कुछ इनकम टैक्स अगर होगा तो वो सब कट करके फाइनली आपको 62 to 65 मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और उसके बाद व्हेन यू गेट पोस्टेड यू विल हैव अदर अलाउंसेस एज वेल, लाइक ट्रैवल अलाउंस, टीबीटी मिलेगा आपको, एंड हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस भी मिल जाएगा। सो अराउंड आपका 1 ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगा जब आप पोस्टिंग हो जाएंगे, तो फिर आपका 56,100 से आपका 1 ईयर इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो लगभग यू विल अर्न 73 to 75। और उसके बाद 82 हो जाएगा, मतलब 1 ईयर के बाद अभी 88 हो जाएगा, मतलब आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस यू विल गेट अराउंड 88K per month after deducting everything like tax and your NPS contribution. Correct. Okay. Yes. So you'll get around 90,000 after? Yes, approximately you can say, after 3 years of service. After 3 years of service, right. तो सर आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर आपने ट्रेनिंग कर लिया, बहुत अच्छा आपने आपको ट्रेन कर लिया, देन इफ़ वी टॉक अबाउट योर फर्स्ट पोस्टिंग, तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कौन सी थी? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग दार्जिलिंग में है। यस, वहाँ पे पशुपति नगर कंपनी है, मतलब एक्चुअली आवर वर्किंग इज इन द सिस्टम ऑफ BOPs एंड कंपनीज एंड बटालियंस। सो एंटायर बॉर्डर पे आपको यू विल फाइंड BOPs एंड उसको बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं, एंड एक 3 बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए एक कंपनी होता है। दैट्स अ वेरी गुड नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज जो सर दे रहे हैं, बिकॉज ये ड्यूरिंग द इंटरव्यू सर ये जनरली पूछा जाता है कि क्या सेपरेट करता है एक जो बॉर्डर्स हैं उसको क्या सेपरेट कर रहा है। सो BOP आपने जैसे बोला, यस, BOP इज वेरी मच लाइक ए स्टेशन वेयर द पर्सनल विल बी प्रेजेंट एंड दे विल बी गार्डिंग द बॉर्डर। आपको लाइक जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर पे यू विल फाइंड बॉर्डर पिलर्स अलोंग द बॉर्डर, तो वहाँ पे बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक सबका व्यवहार होता है, एंड वहाँ पे वहाँ पे आपको पेट्रोलिंग करना होता है, नाका लगाना होता है, लाइक द मैंडेट दैट हैज बीन गिवन टू SSB इज टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स एंड टू ऑल्सो इंस्टिल द फीलिंग, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द बॉर्डर पॉपुलेशन। सो हम लोग क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जितने भी हम लोग सब चीज़ पे काम करते हैं, एट द सेम टाइम वहाँ पे हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम भी करते हैं, जिससे द बॉन्डिंग बिटवीन द विलेजेस, द बॉर्डर पॉपुलेशन एंड द स्टेट और द सिक्योरिटी फोर्सेस वो बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ आवर प्राइमरी रोल इन द बॉर्डर एरियाज। सर राइट नाउ हाउ मेनी जवान सर्विंग अंडर योर कमांड? मतलब आपने कहा 90 लोग सर्व करते हैं, तो बढ़ते भी हैं, कम होते हैं, क्या इनका फिगर क्या रहता है? जैसे फर्स्ट एज एन AC यू विल होल्ड द ऑफिस ऑफ द कंपनी कमांडर,
ओके एक कंपनी में 137 होता है एंड उसमें कांस्टेबल से ले तक इंस्पेक्टर तक रहता है एंड एसी इज़ द कमांडर ऑफ द कंपनी एंड अगर जैसे आप इलेक्शंस के लिए निकलते हैं तो आप अलग स्ट्रेंथ लेके चलते हैं एंड इफ़ यू आर इन ANVOs यू मेंटेन अदर स्ट्रेंथ। अगर कश्मीर में है तो आपको अलग स्ट्रेंथ देंगे, जैसे आप कंपनी में जैसे बॉर्डर पे रहेंगे तो आपको अलग स्ट्रेंथ देंगे। सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेरेन, मतलब वहाँ का जो काम है उसके हिसाब से आपका नंबर वेरी हो जाएगा। ओके तो अगर आप दार्जिलिंग की बात करें तो वहाँ पे 90 लोग आपके अंडर काम कर इट रहे हैं। वेरीज लाइक 70 to 90 वेरी करता है। 70 to 90 तो Very स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल टिल इंस्पेक्टर लेवल। इंस्पेक्टर। ओके राइट। इन 3 सालों के अंदर कौन कौन से टास्क जो आपने परफॉर्म किए हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी परफॉर्म किया होगा या बॉर्डर आउटपोस्ट में आपने परफॉर्म किया होगा, कितने टास्क क्या परफॉर्म किया आपने? जैसे स्टार्टिंग इन 2020 में तो आई वॉज एट द बॉर्डर, सो हम लोग बॉर्डर पे एज ए कंपनी कमांडर पे ही काम किया था एंड उसके बाद 2021 में बंगाल इलेक्शंस के लिए वो इलेक्शन ड्यूटी कराए थे, उसके बाद वापस बॉर्डर आए थे एंड दिस ईयर 2022 में आई वॉज डिप्लॉयड फॉर यूपी इलेक्शन। ओके सो उसके बाद फिर से वापस बॉर्डर तो इलेक्शन एंड बॉर्डर ड्यूटीज एंड इट माइट बी समथिंग कुछ और भी रहेगा। हाँ जी। तो दैट डिपेंड्स, जैसे अभी मेरे बैचमेट्स कुछ लोग अमरनाथ यात्रा के लिए भी गए थे, यूपी इलेक्शंस के लिए भी आए थे और वापस अपना बॉर्डर पे गए एंड फिर अभी अमरनाथ यात्रा पे गए थे। कुछ लोग कश्मीर ड्यूटी पे गए एंड कुछ लोग ANVO ड्यूटी के लिए भी गए। सो इट हैपेंस, हम लोगों का एक स्पेसिफिक काम नहीं होता है, जैसे मतलब एक्सीजेंसीज हो जाता है, वेर एवर वी आर रिक्वायर्ड विल बी डिप्लॉयड देयर। ओके ओके राइट। सर जैसे SSB के बारे में बोला जाता है और CSF भी जनरली इंक्लूड कर लेते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कमाल का है ना? जितने भी लोग हैं दे ऑप्ट फॉर दी SSB एंड CSF, है ना? तो कई बार ट्रिक करने के लिए डाफ्ट में SSB फर्स्ट में भर देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इंटरव्यूअर को भी थोड़ा इंप्रेस कर देंगे कि थोड़ा हार्ड फोर्स को चूज़ कर रहे हैं। तो इज़ इट द रियलिटी कि SSB CSF में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया आपको बॉर्डर में ही सर्व करने का मौका मिलेगा? क्या है रियलिटी? See, the perception is this way that CSF offers you a very good work-life balance. In reality, to an extent, it is true. Yes. But अभी मेरा एक दोस्त ही है वो जो CSF में है एंड शायद वो झारखंड में उसका पोस्टिंग है एंड वहाँ पे he has to stay alone due to some reasons. अब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस अगर सोचेंगे तो फिर वहाँ पे भी उसका टफ पोस्टिंग मिली है, वो जैसे बता रहा था एंड उसको वहाँ पे रहना पड़ा। So it depends, but in general CSF में you have better work-life balance in my opinion. And what about the SSB? Yes, at least till whenever you are on the field as an AC, आपको family life थोड़ा दिक्कत तो होगा, but once you become deputy commandant, I think things will be much sorted. Okay. At least from the family perspective as well. And sir, there is a misconception or I would say कि कंफर्म होगा कि SSB के अंदर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आर गुड ब्राइटर। Yes. तो आप बताइए कि कितना इसमें डिप्टी कमांडेंट बनने के लिए कितना टाइम लगता है जनरली? नॉर्मल जो सर्विस कर रहा है 6 years. 6 years इज कंफर्म? Yes. ओके राइट। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? It's a young force. ओके We have come into the border guarding duty in 2003 only. ओके So इसीलिए मतलब young force है and you have more promotional aspects. ओके तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा when compared to other forces. नाउ लेट्स कम टू दी वेपन सर। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो दे आर वेरी मच एक्साइटेड कि वेपन्स हम चलाएंगे। तो वो यहाँ पर भी वो एक्साइटमेंट ले सकते हैं, वो यू नो एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं इन दी SSB ऑल्सो। कौन कौन से वेपन्स आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो चलाए हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो? Yes, आपको ट्रेनिंग में राइफल्स में इंसास राइफल, इंसास होगा, LMG हो गई, इंसास LMG, MMG हो गई एंड AKM, AK-47 दैट वी नॉर्मली कॉल, और घातक जो इंडियन वर्जन है AKM का, एंड पिस्टल्स में ब्राउनिंग, ग्लॉक, और SMGs में शॉर्ट मशीन गन में बेरेटा हो गया,
कार्बाइन, ओके, जो हम लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना, MLAs के बगल में हाँ हाँ हाँ, कार्बाइन, राइट राइट राइट, वो एक हो गया. एंड 51 mm मोटर, ओके 81 mm, एंड उसके बाद एक्सप्लोजिव लाइक ग्रेनेड. ओके. सर आपका कौन सा फेवरेट वेपन है जिसमें मज़ा आ जाता है चला के ना, आपको लगता है कि यार अगर सामने बंदा आ गया तो वो बचेगा नहीं? AK-47. ओके, राइट राइट राइट. तो सर अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? फॉर एग्जांपल यू विल बी गोइंग फॉर सम ऑपरेशनल एरियाज, हार्डकोर ऑपरेशनल एरियाज, या फिर आपका कुछ प्लान, कोई और प्लान है कि कोई आप बताना चाहते हैं इसके? अभी that will be dependent on on the courses that I'll be undergoing in the next years. अभी जैसे हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं, जैसे वो ट्रेनिंग कोर्सेज के हिसाब से हम लोग अपना पाथ डिफाइन कर सकते हैं. जैसे if you undergo courses on intelligence, then over the time you may get opportunity to serve on the intelligence network. जैसे यस, जब SSB में अंदर ही वेयर वी हैव आवर इन सेटअप में यू कैन गेट इनकॉर्पोरेटेड वहाँ पे SSB के अंदर ही. एंड ओवर द टाइम इफ यू डू कोर्सेज विद NSG और SPG, यू मे गेट डेप्यूटेड टू NSG एंड SPG. राइट राइट राइट. मतलब डेप्यूटेशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इंटेलिजेंस तो चलो इन हाउस आपका इंटेलिजेंस होगा तो वो तो है ही है, बट डेप्यूटेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. डेप्यूटेशन में भी अपॉर्चुनिटीज, एंड आई एक्सपेक्ट इन फ्यूचर मेनी मोर सर्विसेज विल बी ओपन फॉर CAPFs. आई एक्सपेक्ट. करेक्ट. एंड मेरे को पर्सनली बहुत अब लग रहा है कि जो एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा अब CAPF की तरफ कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, बिकॉज आर्म फोर्सेस में अब ये हो गया है कि अग्निवीर आ गया, इस तरीके से 4 साल की सर्विस है यहाँ पे. इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, बिकॉज 60 साल की सर्विस तो मिलती ही है. तो 60 साल तक आप सर्विस करेंगे, देश को सर्व करेंगे, अपना भी फैमिली लाइफ देखेंगे, तो ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि SSB में अगर कोई बच्चा आए तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ वो एक्सेल कर सकता है? हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो और बेटर एक्सेल कर सकता है SSB में? Yes, there are many opportunities where SSB or any other CAPF requires technical persons like GIS. Right. Yes, like we need in-house software engineers as well. Okay. We need lawyers because we have a separate JAG branch too. So ऐसे बहुत सारे opportunities है जहाँ पे अगर if you are interested to take up the job, बहुत सारे opportunities है अंदर में. Like in JAG branch they only ask for lawyers, जो भी मतलब serving personnel है, who are having law background और law degree, उनको slowly उनको train करके उनको incorporate कर लेते हैं. सेम इन ऑन द आर्मी ऑल्सो. आर्मी में भी एक जैग एंट्री होती है, तो सेम अप्लाइज टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑल्सो. राइट. सर एक सवाल है, एस्पिरेंट्स के दिल दिमाग में ये बड़ा सवाल आता है कि SSB जो है और CISF है उसको वो ऑप्ट करते हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटी लिस्टिंग में वो फर्स्ट और सेकंड होती है, तो उनको लगता है कि किस तरीके से वी कैन जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स कि वी आर ऑप्टिंग फॉर द SSB बिकॉज आई वांट टू सर्व इन द SSB और मुझे ये सारी चीज़ें करनी है. तो वो वहाँ पे गलत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कुछ, क्योंकि यू कम फ्रॉम अ सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड है ना, और बट ऐसा भी नहीं है कि सारे सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जब बन जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली दे कम आउट, दे वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं. जैसे सर जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने CISF या SSB फर्स्ट और सेकंड रखा है, वो कैसे अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द UPSC पैनल? So first thing is yes, we every aspirant is motivated to serve the country, there is no doubt about it, but at the same time if you look at civil services and any other group based services for CAPF, AC for example, they are all career based services, okay, because you pursue a career here. It's not that you work for some certain small time and then you leave the organization. If once you enter this organization, you have growth over here, your pay increases, your level of responsibility increases over the time.
So, since any aspirant who has already prepared for civil services and he could not clear, or he is in the process but somehow appeared for interview, then he can say that even this service, this CAPF service also offers a career based service, and at the same time his motivation of serving the country will also satisfied. Yes, because since we have already discussed, CSF में जैसे perception है work life balance होगा. We want a career where, if my personal opinion, if I am a person who prefers work life balance too, and at the same time serving my country, I'll go for CSF. So that is the reason I may put CSF in my first option. Let's say for SSB, the promotional aspects are little bit better. If I am of a person who wants to take up more responsibilities in little time, so I'll go for SSB. Yes. And this statement is very much acceptable statement, sir. Yes. क्योंकि aspirant ना थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देता है. हाँ, yes, देश की सेवा ही करनी है. You can Yeah. talk about these realities also. मतलब these are acceptable realities. And everyone, मतलब हम लोगों को ये कोई भी एस्पिरेंट हो, मतलब उसको दिमाग में है ही है कि भाई मैं सर्व करूँगा, बट एट द सेम टाइम वो हम लोग ये चीज़ मिस करेंगे कि आप पब्लिक सर्विस किसी भी फील्ड से कर सकते हो. यू मे जॉइन एन NGO, यू कैन टीच, यू कैन डू मैनी थिंग्स, बट एक करियर बेस्ड जो ऑफर करता है ना, वो UPSC के एग्जाम्स जो है वही ऑफर करता है आपको एक करियर बेस्ड पब्लिक सर्विस. आपको किसी और में आपको पब्लिक सर्विस करियर बेस्ड नहीं होगा. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन विल, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे. बट दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली फॉर पब्लिक सर्विस एंड इट इज ऑफरिंग यू ए करियर. वो हम लोग मिस करते हैं. करेक्ट सर. तो सर एंड में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं जो हमारी इंटरेक्शन के अंदर वो चीज़ें नहीं निकली हैं, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं. समथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल टू दी ऑल दी एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं. एनीथिंग. डोंट ओनली सी द ग्लोरी इन द जॉब. आपको मतलब बहुत सारे चैलेंजेस इसमें भी मिलेंगे. आप ये भी सोच सकते होंगे कि एक प्राइवेट नौकरी में 9 to 5 जॉब है एंड वीकेंड्स पे छुट्टी मिलेगी एंड आराम रहेगी, एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम पे आप ये सोच होंगे कि मतलब आई विल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स. ओके, सिमिलर अगर हम लोग देखेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे, एट द सेम टाइम उसके कमेंसरेट चैलेंजेस भी रहेगा वहाँ पे. लाइक कभी कभी रात को मतलब 1 बजे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर रात को मतलब 1 बजे हम लोगों को निकलना होता है. एंड इलेक्शन के टाइम पे तो मतलब पूरा एक दिन सोते भी नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ले तक मतलब रात का 12 बजे तक उस दिन इलेक्शन पोलिंग के दिन पे काम होता है. एंड वी डोंट हैव एनी संडेज और सैटरडेज, नो वीकेंड्स, नो हॉलीडेज. हमारा हॉलीडेज है सिर्फ छुट्टी, जो 60 EL और 15 EL जो मिलता है, 60 EL एंड 15 CL. उसके अलावा कुछ नहीं होता है. मतलब एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे अदर दैन दिस 75 odd days. So every job has its shine and at the same time has its drawback as well. So whatever decision that you take, it has to be an informed decision. At least I hope ये इंटरव्यू के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैप्स होंगे नौकरी के, मतलब SSB में असिस्टेंट कमांडेंट का, एटलीस्ट आई थिंक हैव फिल्ड दोज गैप्स. अगर कुछ और भी चाहिए तो यू कैन आस्क. कुछ और भी चाहिए, सर का एक इंस्टाग्राम आईडी है सर. सो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप इनके इंस्टाग्राम आईडी को चेक कीजिएगा. सर बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें डालते रहते हैं, और सेम एज राजन आस्था सर ऑल्सो, कि वो भी काफ़ी मोटिवेशनल डालते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसा लाइफ होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखा देते हैं. तो सर आप थोड़ा बता सकते हैं, बच्चे आपसे कनेक्ट कर लेंगे, इट विल बी गुड फॉर देम ऑल्सो. योर इंस्टाग्राम आईडी. So my Instagram ID is I am BS Chandra. Okay. You can follow me on Insta. Right. So ultimately we end this interaction, fruitful interaction, और बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिली, और आगे भी हम लोग बहुत अच्छी ऐसी इंटरेक्शन होपफुली लेकर आते रहेंगे. इट्स ऑल अप टू यू, आपका कितना रिस्पॉन्स आता है. अब आपका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया हमारी पिछली वीडियो के ऊपर, राजन आस्था सर के ऊपर. सो डेफिनेटली हम लोग फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर सर को हमने इन्वाइट किया. सर भी बहुत हम्बल हैं, इन्होंने भी फटाफट रिप्लाई किया, एंड ही वांटेड कि चलो मैं शेयर करता हूँ अपनी नॉलेज. और
इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि सर आप यहाँ पे आए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि सर आएंगे और इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक AC क्या होता है। Same here. So we end this session right now and sir once again thank you and आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा सर। and बाकी जो भी आपके सवाल हैं, जो भी comments हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। and I wish you all the very best of luck to all the students who are going to appear for the interview and all the students who are going to appear for the this exam of 7th August, right? So तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। thank you and जय हिंद। Thank you.